नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11th का ये टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स है। क्लास 11th मैथ्स NCERT की ये चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि 5वां चैप्टर है। आपकी पुरानी वाली जो NCERT है उसमें ये 5वां चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो आज हम सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने दो संख्याओं के बारे में सुना होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा रियल नंबर, यानी कि एक वास्तविक संख्या, दूसरा सम्मिश्र संख्या। ये जो सम्मिश्र संख्या है, जो कॉम्प्लेक्स शब्द है, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको आप क्लास 10th में जब एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, उसके जब रूट्स फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स शब्द को सुना था, देखा था। तो क्या है, और सिर्फ वहाँ पे आपने इतना ही सुना था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। इसी बात को आप लोगों ने कहा था कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो मूल है वो अस्तित्व में नहीं है। तो कब कहा गया था, किस कंडीशन पे कहा गया था, आज इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को। ठीक, ध्यान से सुनिए। तो बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं कि जो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c, जहाँ ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों अचर हैं, यानी कि कांस्टेंट है, या इसको कह सकते हैं कि ये रियल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं ये। और इसके बारे में आपने पढ़ा था कि जो a है और जो b है वो एक साथ 0 नहीं हो सकता है। इतनी बातें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग से आपने पढ़ा। उसी में एक टॉपिक आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण के मूल। आपने पढ़ा द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए आपको कई सारे तरीके बताए गए थे, जिनमें से एक तरीका था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, रूट्स क्या हैं, ये सब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो रूट्स निकालने का एक फार्मूला था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हिंदी में बोला गया था द्विघातीय सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। वो क्या था? अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स को कैसे निकालते थे? तो यानी कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स कैसे निकालते थे? तो इसके रूट्स निकालने के लिए x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac और अपान में 2a करके एक फार्मूला था। इसी फार्मूले की हेल्प से आप बड़े ही आसानी से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल लेते थे। तो उसके बाद आपने देखा या आपको बताया गया था कि ये जो b² - 4ac है, इसको d से दिखाया जाता है और d को नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया गया था? डिस्क्रिमिनेंट। इसको नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में बोला गया था विविक्तीकरण। क्या बोला गया था? विविक्तीकरण।
तो यानी कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसी सूत्र को हम कुछ दूसरे हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसी सूत्र को लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपान 2a। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद आपने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स। जब यहाँ से आपने दोनों रूट्स निकाल लिए तो आपने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, हिंदी में बोलेंगे मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ा आपने? मूलों की प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा। तो मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है डी पर। अब धीरे धीरे हम आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है आपके डी पर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर। तो सबसे पहले आपने देखा था कि जब डी बड़ा हो जाएगा 0 से, मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। यानी कि धनात्मक आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। क्या पॉजिटिव आ जाए? तो आंसर होगा डी का मान, यानी कि b² माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते थे अगर वो पॉजिटिव आ जाता था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया, तो आपको बताया गया था कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट बताया गया आपको। रूट्स कैसे बताए गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो मूल हैं, मूल वास्तविक व अलग अलग। ये मूल क्या है, रूट्स क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल आया है यक्स की वो वैल्यूज, वो मान, इसके 2 मान होंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, डिग्री 2 है इसकी। तो x के उन दोनों वैल्यूज़ जिनको यहाँ पे रखें तो वो उसके राइट हैंड के इक्वल हो जाए, यानी कि राइट हैंड में 0 है वो उसी के बराबर हो जाए, वही उसके रूट्स कहलाते थे। तो अगर यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व किया जा रहा था b² माइनस 4ac को, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम वहाँ से कहते थे कि जो रूट्स हैं, यानी कि x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो एक रियल नंबर होगा और साथ ही साथ वो अलग अलग होगा। यानी कि x की एक वैल्यू अगर a है तो दूसरी a नहीं होगी, दूसरी b होगी। यहाँ से ये बात निकल के आई थी। दूसरा आपने पढ़ा था जब d बराबर होगा 0 के, तब आप मतलब वहाँ पे पढ़े हुए थे कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे आपने पढ़ा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो मूल हैं मूल बराबर हैं, वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक व बराबर, आपने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, मूल वास्तविक व बराबर हैं, ये चीज़ आपने पढ़ा था वहाँ पे। तीसरा जो कंडीशन है वो ये था, तीसरा कंडीशन आपका यही था कि जब d निगेटिव हो जा रहा था किससे? 0 से। अब निगेटिव का मतलब निगेटिव, यानी कि d छोटा हो गया 0 से, इसका मतलब d का मान निगेटिव हो गया, निगेटिव ऋणात्मक आ गया। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि उसके बाद आपने बोला था कि जब d निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहीं से आपने ये बात सीखी थी कि मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो d है जब वो निगेटिव आ गया था, d जब निगेटिव आ गया था तो आपने क्या बताया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने बताया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मतलब क्या आपने कभी वहाँ पे सोचा कि मतलब ऐसा क्यों कहा गया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट? तो ज़रा हम d की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एक फार्मूला बनाए हुए हैं, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट करिए। तो इसी केस को आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ क्लास 10th में सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया गया था कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसके सलूशन का काम कर सकती है। यहाँ पे ये बात बता के आपको क्लास 10th में छोड़ दी गई थी। तो आज हम इस पे ही बात करते हैं, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों कहा गया कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका कारण क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा क्यों बोला गया।
तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा गया है x इक्वल टू माइनस, यानी कि आपने जो तीसरा केस पढ़ा अभी आपने तीसरा केस पढ़ा कि जब d छोटा हो जाए 0 से, यानी कि ऋणात्मक हो जाए, मीन्स निगेटिव हो जाए, तो मूल अस्तित्व में नहीं है, या इसी को दूसरे भाषा में कह दिया गया था कि मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी है। तो ध्यान से सुनिए, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि रूट्स रियल हैं। उसका कारण क्या है कि यानी कि d निगेटिव आ गया। अब इस सूत्र को ऐसे लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा, और अपान में 2a आ गया। अब ध्यान से सुनिए, आज तक आपने क्लास 10th में जो भी मैथ्स पढ़ा है उसमें आपको कभी भी रूट के अंदर माइनस चीज़ देखने को नहीं मिली थी, पर यहाँ पे क्या हुआ, जो d है वो निगेटिव है और d रूट के अंदर है और रूट के अंदर निगेटिव आ गया। इसका मतलब है, और ये रूट क्या कहता है, इस रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर कि इस रूट के अंदर उस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकल जा रहा तो रूट हट जाएगा, पर आपने हमेशा पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट निकाले थे, पर यहाँ पे जो केस बन गया वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बन गया, तो वहाँ पे मामला फंस गया था। तो इसीलिए इसको वहाँ पे बता दिया गया था कि ये रूट्स जो है यहाँ पे जो मूल है वो इमेजिनरी है, और इसको आप क्लास 11th में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैटर क्या फंसा हुआ था कि जो d है वो रूट के अंदर है और वो निगेटिव है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो क्लास 11th में जो चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या, तो इसी में इस टॉपिक का अध्ययन हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर क्या होता है यहाँ पे बता देंगे। रियल नंबर यानी कि यहाँ पे मैं रियल नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं बताता हूँ। इमेजिनरी नंबर जो होगा, कहाँ से वो जन्म लिया है, उसका जन्म तब हुआ जब रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यानी कि मुझे एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ा जो निगेटिव है। तो क्या होता है, तो वहाँ पे अब इस क्लास में एक टर्म, या इसके लिए एक टर्म जो है निकला जिसका नाम था आयोटा। क्या नाम था? आयोटा। आयोटा नाम दिया गया इसको, जिसको आई से दिखाया जाता है, और आई बराबर बताया गया, आई बराबर होता है -1। आयोटा यानी कि आई, और आई बराबर रूट के अंदर -1 बताया गया। रूट के अंदर क्या बताया गया, आई की वैल्यू को क्या बताया गया, आई इक्वल टू रूट के अंदर -1। अब ध्यान से सुनिए, तो यानी कि ये जो रूट माइनस वाली समस्या थी रूट के अंदर, इसको सॉल्व किया गया। उसके लिए क्या किया गया, एक टर्म आया, एक शब्द आया आयोटा, जिसको आई से दिखाते हैं, और आई बराबर होता है रूट के अंदर -1। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखते जाइए। तो आपने देखा कि आई की वैल्यू जो है, आपने देखा कि आई की वैल्यू -√1 के बराबर है। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि आई स्क्वायर बराबर रूट के अंदर -1 और इसका स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है तो -1 के बराबर आ जाता है। तो अगर कहीं पे भी आई स्क्वायर लिखा है तो उसको -1 के बराबर लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं आयोटा के बारे में। जैसे अगर रूट के अंदर -3 लिख दिया गया, तो जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तो आप तुरंत समझें कि बस करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे इसको, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, एक इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। अब क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से सुनिए। तो ये जो -√3 लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, -1 × में कितना 3। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्लास 9th में 2 रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराना सिखाया गया है। इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे, रूट में -1 × रूट में 3, और रूट में -1 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आई के बराबर हो जाएगा, और यह आ जाएगा i√3। तो इसका मतलब है कि माइनस में जो √3 है वो कुछ और नहीं, ये i√3 के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, रूट के अंदर -5 आ गया, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -1 × 5,
इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे -1 इंटू रूट में 5, और -1 को आपने आई लिख दिया और रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो माइनस रूट के अंदर 5 था उसको आई रूट 5 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बड़े ही आराम से किसी एक ऐसे नंबर का इसको रूट निकाल ले जा रहे हैं जो एक निगेटिव है, यानी कि निगेटिव नंबर का आप इसको रूट निकाल ले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है, मतलब ये कैसे आई मतलब क्या कैसे बन रहा है। ध्यान से देखिए। और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर मान लीजिए ले लेते हैं हम आपका एग्जांपल नंबर 3 है ये, जिसमें हम कहते हैं कि रूट 15 माइनस में। तो क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे रूट में -1 गुणे रूट में 15, और रूट में -1 को अभी अभी आपने देखा रूट में जो रूट में -1 है वो आई के क्या है बराबर है, और यहाँ पे रूट में 15 आ गया। तो ज़रा गौर से देखिए, क्या इतना बड़ा स्टेप बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, करेंगे ये कि जो नंबर्स रूट में होंगे माइनस में, तो माइनस सहित उसको आई में बदल दीजिए, और वो जो नंबर लिखा गया है उसको रूट के अंदर, अगर वो इसको रूट नहीं निकल रहा है, अगर इसको रूट उसका नहीं निकल पा रहा तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए और रूट के अंदर ही लिख दीजिए, और माइनस को किस में चेंज कर दीजिए, आई में चेंज कर दीजिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -17 लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इस माइनस को आई बना दीजिए, माइनस को क्या बना दीजिए आई। अब माइनस तो आई बन गया, तो बचा कौन 17 का इसको रूट अगर निकला तब तो रूट हट जाएगा, अगर नहीं निकला इसको रूट मीन्स वर्गमूल, अगर 17 का वर्गमूल निकल गया तब तो रूट हट जाएगा, अगर नहीं निकला तो रूट नहीं हटेगा। तो 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए इसको किस में लिखना पड़ेगा, 17 को रूट में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो माइनस लिखा गया होगा उसको आप आई बना दीजिए और उस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बदल दीजिए। अगर उसका इसको रूट निकल रहा है तो आप उसको रूट से हटा दीजिए, अगर नहीं निकल रहा है तो रूट के अंदर ही लिखिए पर पॉजिटिव कर दीजिए, धनात्मक कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए माइनस में 16 लिख दिया गया, तो रूट माइनस के लिए क्या करेंगे, आई क्या बन गया, इस दिए गए नंबर को क्या लिख दीजिए, रूट के अंदर पॉजिटिव बना दीजिए, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव कर दीजिए। अब 16 का इसको रूट निकल जाता है तो आई तो ठीक है, और 16 का 4 हुआ और इसको 4 आई लिख देते हैं। तो ये होता है आपका एक इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या, यानी कि आयोटा में बात किया जाएगा। और आयोटा किसके लिए, किस में हेल्प करता है, किसी एक ऐसे नंबर के इसको रूट निकालने में हेल्प करता है जो नंबर आपका एक निगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ से अब आप देखिए, तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रूट के अंदर जो माइनस होगा उसको आई में चेंज कर दीजिए, और जिस संख्या के आगे रूट लगा था, जिस नंबर के आगे रूट लगा था उसको पॉजिटिव में बदल दीजिए रूट के अंदर ही। अगर उसका इसको रूट निकल जाता है तो आप उसे इसको रूट निकाल लीजिए, अदरवाइज उसको रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। यही आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ से आपका इमेजिनरी नंबर की उत्पत्ति होती है, यानी कि काल्पनिक संख्या की उत्पत्ति हुई थी। तो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को। तो आपने देखा कि मतलब कोई भी जो इमेजिनरी नंबर होता है वो आई के फॉर्म का होता है, आई के रूप में लिखा गया होता है उसमें, यानी कि उसमें आई आता है और आई को आयोटा बोलते हैं। और आई बराबर क्या होता है, रूट के अंदर -1 और आई स्क्वायर बराबर -1 के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का निरूपण। कैसे उसको निरूपित करते हैं उसको ध्यान से देखिए, और किससे उसको दिखाते हैं। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को जड़ से दिखाया जाता है। किससे दिखाएंगे? जड़ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, एंड जेड इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस में आई बी। क्या होगा? ए प्लस में आई बी, ये होता है जेड इज इक्वल टू। ठीक, अच्छे से समझा देते हैं इसको हम। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का लिखा गया होगा, तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो जेड से दिखाया जाएगा, और जेड इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी के रूप का होता है। या कुछ बुक में जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का भी दिया जाता है। तो हालांकि आप किसी भी फॉर्म का दिया गया उससे नहीं मतलब है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो ए प्लस आई बी है, इसमें ए जो है ये आपका रियल पार्ट, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। हिंदी में बोलेंगे ये आपका होता है वास्तविक भाग, और ये आपका होता है काल्पनिक भाग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं। किस फॉर्म का होता है? तो ये इसी रूप का होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म का होता है। ए क्या है? रियल पार्ट, और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट आप इसको ऐसे लिख देंगे, रियल पार्ट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है? बी है। रियल पार्ट कौन है? ए है। ये आप अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, आपको समझ में आया? तो दो भाग इसमें होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। बताइए आपको समझ में आया या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इतना आप लोग नोट करिए। उसके बाद हमें पढ़ना है कि अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ़ a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 है तो z बराबर क्या होगा? तो z बराबर होगा 0 प्लस आई बी। तो z बराबर 0 में कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो वही दूसरी वाली चीज़ आएगी, तो z प्लस आई बी। यानी कि कोई भी जो नंबर होता है इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि शुद्ध, हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध काल्पनिक, ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है आपकी। यानी कि शुद्ध काल्पनिक संख्या में रियल पार्ट 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर रियल पार्ट 0 है, वास्तविक भाग अगर 0 है तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल पार्ट अगर 0 हुआ तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अब इसका उल्टा सोचिए ज़रा, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो रियल पार्ट क्या होगा? 0। तो आपने देखा कि ये ए क्या था? रियल पार्ट था। ये क्या था? रियल पार्ट ऑफ जेड। ये था रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट 0 हुआ तो ये प्योरली इमेजिनरी हुआ। उल्टा क्या बोलेंगे कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप अच्छे से नोट करे रहिएगा। चलिए, ये हो गया, ये कुछ स्पेशल केस जान लीजिए। दूसरा, यदि b बराबर 0, इफ़ b इज इक्वल टू 0, और b कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर b 0 होगा तो इसका मतलब है z बराबर हो जाएगा a प्लस 0 इंटू आई,
इसका मतलब है यहाँ पे लिख देते हैं z बराबर, इसका मतलब है z बराबर z इजक्वल टू ए प्लस में 0 और z इजक्वल टू ए आ जाएगा और इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो यानी कि जो प्योरली रियल नंबर होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 तो वो प्योरली रियल नंबर होता है। तो ये होते हैं 2 केस, आप याद रख सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है और प्योरली रियल भी हो सकता है। रियल मीन्स वास्तविक। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अगला टॉपिक है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक है जिसका नाम होगा इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं। तो आपका जवाब होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अगर 0 है तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल बोलेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 सम्मिश्र संख्याओं के बराबर होने की कंडीशंस। क्या कंडीशन है? माना यहाँ पे लिख देंगे लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि माना Z1 और Z2 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं जिसमें Z1 बराबर है a प्लस आई बी, Z2 बराबर है c प्लस आई डी। यानी अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि Z1 और Z2 बराबर कब होंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2, यहाँ पे यह ऐसे कह देंगे कि Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 और Z2 आपस में बराबर तब होंगे जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उसके रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका उल्टा क्या है? अगर रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपको उल्टा सीधा दोनों तरफ से सीखना है, तब आसान होगा ये। तो क्या बताया कि ये दोनों तब बराबर होंगे जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाए, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट a है, वो किसके बराबर हो जाए? वो c के बराबर हो जाए। इसका मतलब यही निकल कर रहा है, ये a बराबर c हो जाए और इसका मतलब ये निकल कर रहा है इसका जो इमेजिनरी पार्ट वो b है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? d है। तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तब जाके अगर ये ऐसा होगा, अगर ये दोनों बातें होती हैं, अगर ये दोनों बातें होंगी तो Z1 बराबर होगा Z2 के। याद रखे रहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, दोनों तरफ से पढ़ने हैं। यानी कि दोनों तरफ से आपको सीखने हैं कि अगर Z1 Z2 बराबर होंगे तो रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, अगर रियल इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे तो Z1 और Z2 बराबर होंगे। ये बात आपको सीखनी है। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। ये बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ये Z1 Z2 तब होंगे, Z1 Z2 बराबर तब होंगे। यहाँ पे लिख देंगे बराबर
या इक्वल तब होंगे जब ये वाली चीज़ होगी तब, नहीं तो नहीं होंगे। और अगर ये हुआ इट मीन्स यानी कि ये चीज़ होती है। एग्जाम्पल देखिए, आपके ही बुक में एक एग्जाम्पल्स है जिसमें कहा गया है कि इफ़ क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ 4x प्लस i ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस i माइनस में 6 है। माइनस में कितना है? 6 है। तो x और y की वैल्यू बताइए। तो x एंड y इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताने हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है, इसका सोल्यूशन को ध्यान से देखिए। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 4x प्लस i 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस i माइनस में 6। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या लिखा गया ध्यान से देखिए। तो ये लिखा गया a प्लस आई बी बराबर दिखाया गया है c, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं, बराबर दिखाया गया c प्लस आई डी के बराबर दिखाया गया है। ये चीज़ कब होती है? कंपेयर कर दिए, यहाँ पे रियल पार्ट 4x है, यानी कि ये दोनों चीज़ आपस में बराबर दिखाया गया है। ये तभी पॉसिबल है, समझिए बात को। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, इसका मतलब इसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 4x बराबर होगा 3 के, और इधर क्या है? इमेजिनरी पार्ट कौन है? जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो i के साथ मल्टीप्लाई है 3x माइनस में y, और ये बराबर हो जाएगा उधर के -6 के। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल टू 3y में 4 आ गया, और इसको सॉल्व कर देंगे, x की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 3 इंटू 3y में 4 माइनस में y इज इक्वल टू 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9/4 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस में 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, y को उधर ले जाइए, यहाँ से बताइए आप y की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो y को उधर ले जाइए ताकि y प्लस बन जाए। तो यहाँ से y बराबर ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 9/4 प्लस में 6, यहाँ से y बराबर, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 4 छक 24, 24 और 9 24, 36 3 33, तो 33/4 ये y का मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको सिर्फ इतना सीखना है कि ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब उनके रियल पार्ट के बराबर हो, यानी कि इसमें रियल पार्ट ये है और इसमें रियल पार्ट ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में बस आज इतना ही बताऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा जो नया वीडियो पड़ता हो वो आपके पास ज़रूर आसानी से पहुंच सके और आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कहाँ से आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया कैसे जाता है, उसके इक्वलिटी के बारे में देखा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि जो Z1 है वो बड़ा है Z2 से और Z1 छोटा है Z2 से। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ छूट जा रही थी, इसको बता देते हैं, यानी कि नहीं होती, यानी कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उनके अलजेब्रा को पढ़ते हैं, यानी कि उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।
मतलब प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर उनको कैसे करते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लेट बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। Z1 को कुछ कह देते हैं A प्लस I में B और Z2 को बोल देते हैं C प्लस I में D। अब Z1 इंटू Z2 क्या होगा, Z1 इंटू Z2 क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते वैसे ही करेंगे, A प्लस आई बी C प्लस आई डी। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जैसे दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर दो अलजेब्रिक जो टर्म होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, A का C में करेंगे तो A का C में AC प्लस A D I, यानी कि I इंटू A D। A का D में करेंगे, I साथ में उतर जाएगा प्लस। अब इसका दोनों में कराएंगे तो इधर हो जाएगा I BC प्लस यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा, I का I में करेंगे, जब इसका इसमें कराने जाएंगे तो I स्क्वायर, उसके बाद BD। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो I स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 के बराबर होती है, हम जानते हैं, और यहाँ से I कामन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AC प्लस I कर लेंगे कामन, तो क्या बचेगा AD प्लस में BC और प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है इंटू में BD। अब जब ये -1 से +1 गुणा करेगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 इंटू ये, मतलब जब ब्रैकेट खोलेंगे निशान मतलब माइनस बन जाएगा, यहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस में BD। अब इसको सही से लगा लेते हैं, यानी कि ये दोनों रियल पार्ट हो गए, इनको एक साथ कर लेंगे AC माइनस में BD, उसके बाद एक ब्रैकेट में फिर प्लस I, उसके बाद AD BC। ये होता है Z1 इंटू Z2। तो आपको क्या करना है, आपको याद नहीं करना इस चीज़ को, आप जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जो I स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि I स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे लिख देना चूँकि I स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, तो जहाँ पे I स्क्वायर लिखा था यहाँ पे -1 लिख देंगे, -1 का BD में गुणा करेंगे तो माइनस में BD आएगा। तो इस तरीके से करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट को, गुणनफल को, तो इस तरह से निकाला जाता है। अब फिर से प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सबकी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि संबरक नियम। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐसे इन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z है। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है जहाँ Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये है संबरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोल देंगे क्रम विनिमय नियम। क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही रिजल्ट आएगा जैसे वो पहले किया गया था, यानी कि Z1 इंटू में Z2। अब Z1 पहले लिखा है, Z2 बाद में लिखा है, अगर हम Z2 को पहले लिख दें और Z1 को बाद में लिख दें तो दोनों जगह से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलेंगे साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, इसको बोला जाएगा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है कि जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो एट अ टाइम 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो, यानी कि किन्हीं 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कराओ, जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसको तीसरे वाले के साथ कराओगे तो रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, दूसरा Z2 है और तीसरा Z3 है। अब अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करा देते हो तो रिजल्ट वही आएगा जो Z1 इंटू Z2 करा के जो इनका प्रोडक्ट है वो Z3 के साथ कराया जाएगा तो रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कराओ, जो उनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को तीसरे वाले के साथ कराते हो तो रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है प्रोडक्ट में, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उसके बाद आता है इतना जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मिटा दें इसको, ठीक है मिटा देते हैं इसको। चौथी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलेंगे तत्समक गुणक, गुणात्मक तत्समक। ऐसे कुछ बोलते हैं, शायद यही बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें और आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए, उसको बोलेंगे। नहीं, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए वही। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक वह कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कराए और वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। यानी कि Z इंटू, अब Z में किससे मल्टीप्लाई कराए कि Z ही आ जाए तो आंसर होगा 1, तो बराबर क्या आ जाएगा Z। इसका मतलब है कि यानी कि यहाँ पे पढ़ना था एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। मीन्स और 1 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 एक बना देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और वो कौन सी है 1 है। 1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उसी कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कराओगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से घूम के आ जाएगा। और उसके बाद है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है गुणात्मक प्रतिलोम? यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दे कि 1 आ जाए, तो आंसर होगा 1/Z से करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो कितना है 1/Z है। तो 1/Z एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताएं, ठीक। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इतना नोट करिए, ठीक है। थोड़ा और बताते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, वो क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं। थोड़ा सा इसके आगे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को 1/Z बोला जाता है और इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम को किससे दिखाएंगे, उसको दिखाते हैं Z इनवर्स से, और Z इनवर्स बराबर होता है 1/Z।
जेड के, ये बात आप लोग याद रखे रहिएगा। जेड इनवर्स से दिखाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को, गुणात्मक प्रतिलोम को किससे दिखाते हैं, जेड इनवर्स से दिखाते हैं। और जेड इनवर्स किसके बराबर होगा, तो आंसर होगा 1/z के बराबर होगा। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। बोलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप लोग। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अभी इसके बारे में अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि 1/z क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ में आ गया आप लोगों को? मल्टीप्लिकेटिव वो इनवर्स किससे दिखाएंगे, उसको जेड इनवर्स से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, जेड इनवर्स से दिखाएंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वितरण नियम हिंदी में बोला जाता है इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसका नाम है हिंदी में बोलेंगे वितरण नियम। क्या है वितरण नियम? जैसे मान लीजिए Z1 लिखा गया हो और इंटू हुआ हो Z2 + Z3 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि Z1 इन दोनों के सम में Z1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप कैसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है मतलब इसको आप लिख सकते हैं Z1 ये किसके बराबर होगा, ये आ जाएगा Z1 इंटू में कितना, Z2 + Z1 इंटू में Z3 के बराबर आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो होगा वो बराबर आएगा Z1 Z2 के + Z1 Z3 के। इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत हो तो बताएं। और मान लीजिए इसको अगर इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही रिजल्ट आएगा, अगर इन दोनों को साथ में जोड़ के Z3 से कराएंगे, ठीक है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अगला अलजेब्रा है जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीज़न को पढ़ने से पहले जो हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद डिवीज़न को पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको जो है आगे पढ़ाते हैं। चलिए मिटा देते हैं इस चीज़ को। और अगला जो टॉपिक है डिवीज़न, मुझे बताना था, मतलब जो लास्ट अलजेब्रा है वो था डिवीज़न, पर डिवीज़न के पहले कॉन्जुगेट पढ़ते हैं तभी डिवीज़न आपको समझ में आएगा। conjugate of a complex number। conjugate of a complex number यानी कि सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं कि लेट z = a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक आपका सम्मिश्र संख्या है। अब इसके कॉन्जुगेट को दिखाएंगे z बार से। conjugate of z is z bar and z bar is equal to a minus i b। क्या कर देंगे, z bar is equal to a minus i b। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को किससे दिखाएंगे, उसके डैश से दिखाएंगे या उसके बार से दिखाएंगे। इसको z बार भी बोल सकते हैं।
और वो क्या होगा, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना है। यानी कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि प्लस को माइनस कर देंगे तथा माइनस को प्लस कर देते हैं। तो ठीक, तो कॉन्जुगेट को किससे दिखाएंगे, उसके बार से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो जेड बार उसका कॉन्जुगेट होगा। क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 4 + 3i, तो जो जेड बार होगा यानी कि कॉन्जुगेट जो होगा, यानी कि जो संयुग्मी होगा, संयुग्मी जेड बार किसके बराबर होगा, तो 4 - 3i के बराबर होगा। निशान चेंज कर देना, यही करना और कुछ नहीं करना है। बताइए आप लोग कॉन्जुगेट समझ में आया कि नहीं आया। या मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा है z = 3 - 2√3 ऐसे है। तो क्या कर देंगे, इसका जो जेड बार होगा वो किसके बराबर होगा, 3 + i 2√3i ऐसे हो जाएगा। या इसको लिख देंगे 3 + 2√3i, ये जेड बार के बराबर होगा, यही होगा इसका कॉन्जुगेट। अगर आपको कॉन्जुगेट समझ में आया है तो अब डिवीज़न के बारे में बताते हैं, यानी कि डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या है डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होता है कुछ कॉन्जुगेट। अच्छा, कुछ कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट बता ही दे रहे तो इसकी प्रॉपर्टी भी बता देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप, अच्छा मिटा के यहाँ लिखते हैं, हो सकता है उधर कैमरा से कट जाए। तो ये है कॉन्जुगेट, आप लोग समझिए इस चीज़ को अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दीजिए तो वो कॉन्जुगेट निकल जाएगा, और कॉन्जुगेट को जेड बार से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब यहीं पे पढ़ दीजिए, इसको भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मान लीजिए जेड बार लिखा गया है और उसके ऊपर बार लगा देंगे तो वो जेड के बराबर आ जाएगा। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। समझ गए आप लोग, ये है इसका मतलब है। दूसरा, अगर मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में है और उन पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो आप उनके कॉन्जुगेट के अलग अलग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तीसरा, अगर माइनस है और होल पे लगा हुआ है तो ये Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट होगा। चौथा, अगर इनटू में है Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट तो ये बराबर हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। और पांचवा, अगर डिवीज़न में है यानी कि Z1/Z2 और इन सब के होल पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है तो न्यूमरेटर पे अलग कॉन्जुगेट लग जाएगा और डिनोमिनेटर पे अलग कॉन्जुगेट लग जाएगा। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो 3 - 4i के बराबर है। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है, 3 + 4i। अब इस z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो यानी कि 3 + 4i का क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो निशान को चेंज कर देंगे
और वही घूम के यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये बात समझनी है। अरे जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वापस से देखिए ना, वही बराबर वही तो आ गया। यानी कि जेड बार के ऊपर जो बार है और ये किसके बराबर है, ये क्या पहले किसके बराबर था, ये जेड के बराबर था। यानी कि जेड बार के ऊपर जो बार होगा वो जेड के बराबर आ जाता है। यानी कि कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट होगा वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। ये बात हमने आपको सिखाई। अब उसके बाद डिवीजन को पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं यहाँ पे। जो अगला अलजेब्रा है चौथा, जिसमें है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि विभाजन को पढ़ेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे डिवाइड करते हैं उनको। जैसे अगर लिखा हो Z1 अपान Z2 कैसे करेंगे। अब मान लीजिए Z1 मान लीजिए कि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। एक है Z1, माना कि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 व Z2 हैं। Z1 बराबर है A प्लस आई बी और Z2 बराबर है C प्लस आई डी। तो Z1 अपान Z2 किसके बराबर होगा, तो आंसर होगा A प्लस आई बी अपान C प्लस आई डी। ये इसी के बराबर होना चाहिए। पर क्या करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे ये कि अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा गया है, जो हर में लिखा गया है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा C माइनस आई डी, यानी कि जो हर में लिखा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करा देना है। तो जब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे। अभी हमने आपको बताया तो प्लस था तो माइनस, यानी कि C माइनस आई डी से नीचे ऊपर क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब गुणा करा देते हैं, देखिए कैसे कराते हैं। तो इस चीज़ को मिटा देते हैं हम, इस चीज़ को क्या करेंगे, मिटा देंगे। और देखिए गुणा कराने पे क्या आता है। तो गुणा कराना आप लोग जानते हैं, जैसे सिंपल कराते हैं उसी प्रकार से कराएंगे। ठीक है, देखिए कैसे कराते हैं। तो Z1 अपान Z2 बराबर गुणा कराएंगे तो A प्लस आई बी एक ब्रैकेट में, C माइनस आई डी दूसरे ब्रैकेट में, और C प्लस आई डी एक ब्रैकेट में, C माइनस आई डी दूसरे ब्रैकेट में। तो जब वहाँ गुणा कराएंगे तो जैसे सिंपल कराते हैं वैसे कराएंगे। अभी पीछे आपने देखा प्रोडक्ट में, तो A का C में होगा AC, A का यहाँ होगा तो I इंटू में कितना AD, उसके बाद प्लस इसका इसमें होगा तो I इंटू में कितना BC, फिर इधर इसमें होगा तो माइनस में I का क्या स्क्वायर और B का D में होगा तो BD आ जाएगा। और नीचे ध्यान से देखिए आप लोग, तो नीचे क्या है, नीचे है A प्लस बी A माइनस बी, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, बस डिफरेंस प्लस और माइनस का है। ऐसे सिचुएशन पे आप लोग जानते हैं ये फार्मूला बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। अरे ध्यान से देखिए ना, ये आपका A है और प्लस में क्या है B है, ये आपका A है और माइनस में क्या है B है। तो एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, A के स्थान पे कौन है C, तो इसका मतलब C का स्क्वायर माइनस B के स्थान पे आई डी है तो आई डी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो AC ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है। तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं और यहाँ पे जो है एक काम कर लेते हैं, इसको सही से लिख देते हैं। प्लस वाले को पहले लिख देंगे या फिर माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, चलो माइनस आई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस आई कॉमन ले लिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे, याद रखे रहिएगा आप लोग, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, कॉमन मीन्स होता है डिवाइड करना, और डिवाइड का वही रूल होता है चिन्हों का जो मल्टीप्लाई का होता है। तो मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि
अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, उसी प्रकार से माइनस से डिवाइड भी कराएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया है तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि ये माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा AD, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा BC। अब ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, तो -1 मल्टीप्लाई होगा +1, मतलब ये -1 का इसमें गुणा करेंगे -BD, एक माइनस पहले से बैठा है तो BD आ जाएगा कुल मिला के, और अपान में यहाँ पे ध्यान से देखिए C² तो वैसे ही ठीक है, माइनस में इधर आ जाएगा I² D², और I² की वैल्यू -1 के बराबर, I² की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि भाई -1 का D² में गुणा करेंगे -D², माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको मिटा के जो है सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देते हैं C² प्लस में कितना कर देंगे D² कर देंगे, और ऊपर जो है AC, इसके साथ इसको लिख देंगे BD, और माइनस में या फिर अगर आप लोग चाहें तो इस चीज़ को प्लस लिख दें। चलिए इसको पहले लिख देता हूँ ताकि जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाइए, हालांकि गलत नहीं, वो भी कैसे भी करके लिख दीजिए। चलिए ये भी सही है, यहाँ पे I कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए AD माइनस में कितना BC, और अपान में आपका आ जाएगा C² प्लस में क्या D², और इधर है Z1 अपान में Z2। हालांकि आपको जैसे मतलब जिस प्रोसेस से मैंने यहाँ पे डिवाइड कराया है आपको वैसे ही करना है, बस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है। ये बात आप याद रख के रहिएगा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराते हैं। तो अगर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को पहले लिख देंगे, इस चीज़ को बाद में लिख देंगे, और प्लस में I कॉमन ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये हुआ, मैं यही साइड में बता देता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो है AC तो ठीक है, और ये प्लस बन जाएगा, प्लस में आपका BD आ गया। अब इसको पहले लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे IBC को पहले लिख देंगे, माइनस IAD को बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा BC, और माइनस में क्या AD, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ AC प्लस में BD, और अपान में इसको सही से लिख देते हैं, ये I लिखा गया है, और अपान में C² प्लस D², ये Z1 अपान Z2, ये रिजल्ट भी होगा, दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे देखिए। यहाँ पे BC पहले लिखा, वहाँ पे BC बाद लिखा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराते हैं, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी। आप लोग ये बात नोट किए रहिएगा सर। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके बाद जो है देख लेते हैं कि क्या और इंट्रोडक्शन बचा हुआ है जिससे आप पहले एक्सरसाइज को कर पाएँ इस चैप्टर के। डिवीज़न हो गया, उसके बाद पावर ऑफ I की बात किया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे कि I की पावर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर I की पावर 2 से ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।